हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अभी मैंने आपको 25 एमसीक्यू दिए थे बायोकेमिस्ट्री पे। ओके, सो बहुत लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट जो होगा वो मॉलिक्यूलर में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अब मैं जब भी डालूंगा नोटिफाई कर दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आपका वो प्रीमियरिंग वाला जो प्रीमियर होता है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मैंने आपको बता दिया वहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो आंसर्स देख लेते हैं जो भी अपने प्रीवियस एमसीक्यू अटेम्प्ट किया था उसका। सबसे पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड आपको बताना था, तो मैंने आपको बताया पॉजिटिवली जो पॉजिटिवली साइड चेन्स होते हैं, नेगेटिवली साइड चेन होते हैं, कुछ कुछ का साइड चेन एरोमेटिक होता है। उसमें से एक एमिनो एसिड है आपका ट्रिप्टोफान, जिसका साइड चेन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, या आप कह सकते हैं वो एमिनो एसिड एरोमेटिक होता है। तो ट्रिप्टोफान आपका करेक्ट आंसर था उसके लिए। सेकंड पे आते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। मैंने आपसे पूछा था कि जो सिस्टीन रेजिड्यूज में सल्फर होता है, वो एक सिस्टीन रेजिड्यू का दूसरे सिस्टीन रेजिड्यू से जो सल्फर होता है वो आपस में जुड़ते हैं और डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म करते हैं। वहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है किसका रिजल्ट होता है, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का रिजल्ट होता है सल्फर हाइड्राइड ग्रुप का। तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। SH रहता है दोनों में, उसके बाद दोनों से H उड़ता है और दोनों के S जुड़ जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। थर्ड पे आते हैं, एन अल्फा हेलिक्स रिप्रेजेंट। मैंने आपको बताया था जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे प्रोटीन्स का, वहां पे आप पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट। तो ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोटीन। ओके, फोर्थ पे आते हैं, आपसे पूछा था कि जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है फीडबैक इनहिबिशन में उसे हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम और एलोस्टेरिक एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे भी आपको याद रखना है। इसका अलग ही आप कह लीजिए वो सिग्माइड कर्व वो बनता है, वो सब भी बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। इस पे आप इसके क्वेश्चंस पे आप मेहनत करिएगा। पांचवे पे आते हैं, हु सजेस्ट इंड्यूस फीड मॉडल। तो एंजाइम का जो एक्शन है, एंजाइम कैसे जो है अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता है वगैरह, ये सब पे दो हाइपोथेसिस पॉपुलर है, आपको पता है, इंड्यूस फिट मैकेनिज्म और एक क्या है, लॉक एंड की वाला हाइपोथेसिस। तो फिशर और कोशलैंड ने, एक फिशर ने दिया था, एक कोशलैंड ने दिया था। अब ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये आपका कोशलैंड ने दिया था, और जो क्या है लॉक एंड की वाला हाइपोथेसिस वो एमिल फिशर ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोशलैंड। सिक्स्थ पे चलते हैं, सक्सीनिक थायोकाइनेज जो होता है ये एंजाइम के क्लिस उसमें आता है। तो आप हमेशा से ध्यान रखिए, आपको याद करने का मैं अभी इनडायरेक्ट तुरंत तरीका भी बता देता हूँ, मतलब ऐसे ही जनरली कि जब आप क्लासेस पढ़ेंगे आप हमेशा से याद रखिए लाइगेजेस हैं, लाइगेज जैसे डी ने लाइगेज का आपने नाम सुना होगा, तो उनका फंक्शन क्या होता है, वो जोड़ते हैं, ठीक। और हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलिसिस ये सब काज करते हैं, ब्रेक होता है वहां बॉन्ड। लाइजेस का भी ऐसे कुछ फंक्शन है जहाँ ब्रेकिंग होना शायद, पर वहां पे H2O का यूज नहीं होता है। अब ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं, ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्या है, एंजाइम का नाम क्या है, थायोकाइनेज। थायोकाइनेज, जहाँ पे काइनेज लगता है, काइनेज वाले जो एंजाइम होते हैं वो ट्रांसफर ही करते हैं और वो मोस्टली ट्रांसफरेजेस में आते हैं। ये सब हिंट हैं, थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा इस पे, तो आप नहीं भूलेंगे एंजाइम की क्लासेस, अगर आपको लगता हो ये सारी चीजें रटने वाली हैं, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सातवें पे आते हैं, कोएंजाइम्स आर। कोएंजाइम्स होते क्या हैं, तो जब आप एंजाइम पढ़ते हैं, एंजाइम होता है एक प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो कोएंजाइम्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कोफैक्टर के तरीके से काम करते हैं, ठीक। तो ये हो गया सी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। आठवें पे आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी रिसाइड्स, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि एंजाइम के कौन से पार्ट में सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी रहती है, ठीक। तो ये एपो एंजाइम वाला पोर्शन होता है, कोएंजाइम पोर्शन में नहीं रहता, ठीक। एपो एंजाइम वाला पोर्शन, आप इसके लिए भी आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। वहाँ पे आप देखेंगे जो एपो एंजाइम रहता है वही सबस्ट्रेट से वहाँ पे एक्टिव साइट वहीं पे होता है। नाइन्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बोथ अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 लिंकेज। मैंने आपसे पूछा था माल्टोसेल्लोज, एमाइलोपेक्टिन। अब आप देखेंगे कि जो एमाइलोपेक्टिन होता है
ये यहाँ पे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं और ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़े होते हैं वो 1,4 अल्फा 1,4 से जुड़े हुए होते हैं, और जो उसमें ब्रांचेस निकलती हैं वो वहाँ पे अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको एमाइलोपेक्टिन में मिलता है। 10th पे आते हैं, सेलुलोज जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है? तो सेलुलोज जो है ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और वहाँ पे कैसा होता है ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज होता है। 11th पे आते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस अ न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट यील्ड। कह रहा है हाइड्रोलिसिस अगर आप न्यूक्लियोसाइड का करते हैं तो क्या इसमें से नहीं यील्ड होगा, क्या रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा उसमें? तो न्यूक्लियोसाइड ध्यान में दीजिए कि फास्फोरिक एसिड वहां पे नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड इज ओनली शुगर एंड आपका क्या नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो होता है, वहां पे फास्फोरिक एसिड नहीं होता है। जब फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, नॉट न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इज एक्चुअली मिसिंग फास्फोरिक एसिड। 12th पे आते हैं अब, राइबोसोम। मैंने आपसे पूछता राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम एक्चुअली यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, पर यहाँ पे आरएनए के रेफरेंस में यहाँ पे सारी चीजें पूछी हुई हैं। तो आरएनए क्या होता है आपका? आरएनए के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक। 13 पे आते हैं, अ रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली ओनली इफ। एक रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा? जब उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या पूछा था डेल्टा जी कंटेंट जो है प्रोडक्ट का वो हायर होता है उसका रिएक्टेंट से। तो हमेशा याद रखिए ये थोड़ा सा एनर्जी कैलकुलेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले जो है पोर्शन जो है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एनर्जी का कैलकुलेशन करना हुआ होता है, ठीक। और हमेशा ध्यान दीजिए डेल्टा जी जब निगेटिव होता है मतलब एनर्जी वहां से क्या होती है? एनर्जी लेता नहीं। अगर किसी चीज को रिएक्ट कराना है वहां पे आपको बाहर से एनर्जी देना होगा, तब वो अपने आप से कभी नहीं होगा, ठीक। अगर उससे एनर्जी निकलेगी तब वो अपने आप से हो सकता है, और जब एनर्जी निकलती है तब डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है। इससे हमेशा याद रखिएगा। लार्ज केएम क्या डिनोट करता है? अगर केएम लार्ज हो गया मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको ज्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वहाँ पे डिसोसिएशन जो है लार्ज होगा, ठीक। तो लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज एक्चुअली लार्ज केएम डिनोट्स। 15 पे आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम, ये तो मैंने आपको बताया, ये रिपीट हो गया था। 16 पे आते हैं, अब देखिए फिर से आ गया कि हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू क्लास। वहां पे क्या था? इससे ऊपर मैं आपको फिर से उस क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिलेशन दिखाता हूँ कि क्यों जो क्लासेस यहाँ पे सक्सिनिक थायोकाइनेज है, ये ट्रांसफरेज से बिलोंग करता था, ठीक। सक्सिनिक थायोकाइनेज, लास्ट में वहां पे काइनेज लगा हुआ था। यहाँ पे भी देखिए हेक्सोकाइनेज है, काइनेज लगा हुआ है। काइनेज का मैंने क्या बताया फंक्शन? ये ट्रांसफर करते हैं। तो ये कौन से क्लास में आते हैं? ट्रांसफरेजेस में आते हैं। तो इससे थोड़ा सा हिंट समझ लीजिएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जब जो पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है वहां पे फाई और साई टॉर्शन एंगल होते हैं, ठीक, जहां से उसमें रोटेशन होता है। तो फाई किसको बोलते हैं और साई किसको बोलते हैं? तो हमेशा से ध्यान रखिए सी इज साई एंड एन सी इज फाई, ठीक है। बहुत आसान है। जहां से साई दिया हुआ है, जहां पे केवल साई है, साई में सी है केवल, फाई में क्या है? पीएच आ गया तो वहां पे आप एनसी वाला समझिए। तो साई से हमेशा याद रखिए सी अल्फा टू सी इज साई टॉर्शन एंगल वहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे 5 जो है एन सी अल्फा के बीच में जो वो होता है वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर से वही स्ट्रक्चर से ही पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है प्रोटीन का। तो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट मैंने बताया, टर्न्स भी जो होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आते हैं, लेकिन जो एमिनो एसिड का लीनियर चेन होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है। एमिनो एसिड का लीनियर चेन मतलब एमिनो एसिड आपस में जुड़ के जो चेन बनाते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो होता है लोकल फोल्डिंग जो होता है अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो सकती है, बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में हो सकती है, टर्न्स होंगे। तो ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके आते हैं। तो एमिनो एसिड लीनियर चेन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉट अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 19 पे आते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कंटेन शुगर लिंक्ड टू अ नाइट्रोजनस बेस आर टर्म्ड एज। देखिए फिर वही है, न्यूक्लियोसाइड को आप ब्रेक कर रहे हैं और जो कह रहा है रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहा है वहां पे नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है। तो वो क्या है? मैंने आपको बोला न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड होता है। उसमें आप जब फॉस्फेट वाला ग्रुप जोड़ते हैं तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और यही पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड को जब आप ब्रेक करते हैं, अगर आपको एक पार्ट क्या मिल रहा है? नाइट्रोजनस बेस जो लिंक है एक शुगर से, तो वो क्या है? तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। ओके,
पहले बेस होगा, बेस शुगर से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और में बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल स्ट्रैंड बनता है, और जब एक सिंगल स्ट्रैंड दूसरे सिंगल स्ट्रैंड से रिएक्ट करता है तो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, Km वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज। तो Km वैल्यू क्या होता है, आप हमेशा देखिए हाफ Vmax का जो वो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाफ Vmax पे कितना होता है, वही आपका क्या है Km वैल्यू। 21 पे आते हैं, एंजाइम इन्हिबिशन जो होता है अगर काज होता है किससे, कोई एक सब्सटेंट आता है जो सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है उससे रिजेंबल रखता है और वो एंजाइम इन्हिबिशन काज करता है, तो वो क्या होता है, इसे देखो कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में आती है। ये इन्हिबिशन भी बहुत जगह पूछा जाता है। एंजाइम का ये समझ लीजिए, एलोस्टेरिक एंजाइम, एंजाइम का स्ट्रक्चर, एपो एंजाइम, को एंजाइम, ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा आगे के वीडियोस में, ठीक। तो ये सब चीजें हमेशा पूछी जाती हैं और यह ध्यान में रखिएगा। अगर सबस्ट्रेट कहाँ पे बाइंड करता है, एक्टिव साइट पे, और अगर कोई सबस्टेंट है जो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है, उसी के जैसा एग्जैक्ट होगा, तो वो सबस्ट्रेट से compete करेगा उस एक्टिव साइट के लिए, और जो compete कर रहा है सेम एक्टिव साइट के लिए, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन कहते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, द फैट सोल्युबल विटामिन इंक्लूड एक्सेप्ट। फैट सोल्युबल विटामिन क्या है, इसमें से मतलब टोटल है केवल एक को छोड़ के। आप हमेशा से याद रखिए फैट सोल्युबल विटामिन क्या है, ADEK, ADEK आप याद रख लीजिए, सी नहीं होता, विटामिन सी जो होता है ये फैट सोल्युबल नहीं विटामिन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, व्हाट इज डीऑक्सीडिनिलेट। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मैंने आपको बोला एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़िए, वहां पे आप देखेंगे जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनका जो कर्व आता है वो क्या होता है, जे शेप्ड का नहीं होता, सिग्मोइडल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट विद फैटी एसिड इज अ प्रोसेस कॉल्ड। जब सोडियम साल्ट जो होता है बनता है फैटी एसिड के साथ, उस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई, इसका आपका आंसर मिल गया। देख लीजिए जो चीजें आपने नहीं सही की है उस टॉपिक को आप जाके पढ़िए, देखिए, केवल आपको बेसिक्स ही याद रखना, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक। देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम है तो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है, स्पेशल फीचर, 2-4 पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हैं वही आपके एग्जाम्स के लिए इनफ है। डीप नहीं है कि आप उसके लिए 10-20 पेजेस पढ़ते ही जा रहे हैं। कोई भी चीज़, जो भी जितना भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप देखेंगे जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट या बीएससी में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो मोस्टली कोई भी टॉपिक का अगर आप डेफिनेशन ही जानते हैं, एग्जाम्पल जानते हैं, 2-3 फीचर्स, 2-3 यूनिक फीचर्स आप जानते हैं, बस एनफ है आपको एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो बुक्स मत देखिए, बुक्स आपके एग्जाम के लिए नहीं लिखी जाती है, उसमें से आप कंटेंट निकालिए, नोट्स बनाइए, ठीक, और सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक पे डिपेंड मत रहिए, ओके। तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे होंगे आपके पास 25 MCQs मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और हमारे चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।